रचना की शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां जेठानी और सास सभी लोग कामकाजी थे। रचना भी एक ग्रेजुएट लड़की थी, लेकिन उसे बाहर निकलकर नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उसने शादी के बाद घर में रहकर हाउसवाइफ बनना ही सही समझा। सास शशि और जेठानी कशिश प्राइमरी स्कूल में टीचर थी और इसलिए सुबह सुबह तैयार होकर वो दोनों अपने अपने काम पर निकल जाती और पीछे से इतने बड़े घर की सारी जिम्मेदारियां अकेले रचना के कंधों पर आ जाती। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि थोड़ा दूध और बढ़ा लिया जाए, दूध कम पड़ जाता है। मैं फोन कर देती हूँ रामू को, आज से ही 2 लीटर दूध और दे दिया करे। देख छोटी बहू, तू ना बस खाना बना, क्या आना है कितना आना है ये सब देख पाना तेरे बस का काम नहीं, वो सब मैं देख लूंगी। लेकिन मम्मी जी मैंने कहा ना, तू बस जा और जाकर खाना बना, कहीं डिनर लेट ना हो जाए। मम्मी जी बाहर जाकर नौकरी करती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बाहर निकलता है दिमाग बस उसी में होता है। घर में रहने वाला तो बस रोटी ही बना सकता है। हर बात पर बस यही कहती है, तू बस खाना बना। अरे खाना बनाना भी कोई मजाक नहीं होता। इतने बड़े परिवार में हर इंसान की छोटी सी छोटी जरूरत और पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। सबके जागने से पहले जागती हूँ, सबके सोने के बाद सोती हूँ, ताकि सबको समय पर ताजा और पौष्टिक खाना मिले। लेकिन बदले में मुझे क्या मिल रहा है? प्यार या सहानुभूति के 2 शब्द तो दूर की बात है। मम्मी जी तो बस तू जाकर खाना बना बोलकर मेरी अहमियत को बस खाने से तोल देती हैं। बरसों से चल रही उपेक्षा से रचना मन ही मन दुखी तो थी, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रही थी। किसी के मानने न मानने से क्या होता है? मैं तो जानती हूँ ना, खाना बनाना कोई छोटा काम नहीं होता। बस मुझे अपना फर्ज निभाते रहना है। मेरी माँ कहती थी, खाना बनाना साक्षात अन्नपूर्णा का काम होता है। कुछ दिन बाद, रचना, मेरी फाइल रखी हुई थी कपबोर्ड पर, तुमने देखी है क्या? किस रंग की फाइल थी? और शायद मैंने किताबों के साथ बुक रैक में रख दी होगी। बुक रैक में देख लो ना एक बार। रचना यार, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल को तुमने उठाकर इधर उधर पटक दिया। अगर 2-4 अक्षर पढ़ना जानती हो तो एक बार मेरा सामान छूने से पहले पढ़ लिया करो कि क्या है और कितना जरूरी है। कौन से रंग की फाइल थी? अरे फाइल रंग से नहीं, नाम से पहचानी जाती है। घर में रहकर ना तुम बिल्कुल अनपढ़ औरतों जैसी बात करने लगी हो। अरे इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? पूरा कमरा बिखरा हुआ था, मैंने समेट कर ठीक कर दिया तो अपराध हो गया क्या? और अगर वाकई फाइल इतनी जरूरी थी तो ऐसे कबाड़े की तरह क्यों पड़ी हुई थी? आगे से अपना सामान संभाल कर रखना। मुझ अनपढ़ के हाथ आ गया तो ऐसे ही खो जाएगा। मम्मी ठीक कहती है, तुम बस खाना बनाओ। तुम्हारा जन्म बस रोटियां बनाने के लिए हुआ है, तुम्हें किसी चीज की वैल्यू ही नहीं है। और वो फाइल पड़ी हुई नहीं थी, रखी हुई थी। अगर वो फाइल इंपॉर्टेंट थी तो मैंने कौन सा उसे उठाकर कचरे में फेंक दिया है? आप बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? एक तो ऑफिस में जाकर बॉस की बातें सुनो, ऊपर से घर आओ तो इनकी बकवास में दिमाग लगाओ। घर में बैठकर रोटियां बनाना बड़ा आसान होता है रचना मैडम। घर से बाहर निकलो, 4 पैसे कमाओ, तब पता चलता है बाहर जाने वालों को क्या क्या झेलना पड़ता है। एक बात पूछ लो इनसे तो ऐसे एहसान जताती है जैसे काम का पूरा दिन पहाड़ तोड़ती हो। ऐसा लगता है इस घर में इज्जत उसी को मिल सकती है जो बाहर जाकर पैसा कमा कर लाता है। घर में रहकर परिवार को संभालने वाला तो यहाँ नौकर से भी बदतर है। माना कि आप लोग बाहर जाकर पैसे कमा कर लाते हैं, लेकिन मैं घर में रहकर कितने पैसे बचाती हूँ उसकी कोई अहमियत नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने से तो कुछ नहीं होता रचना। खाना तो कोई भी बना लेता है। 4 पैसे कमाने के लिए कोई गुण होना जरूरी होता है। आज अगर मैं तुमसे कहूँ कि जाओ 1000 रुपया कमा कर दिखाओ तो क्या करोगी? घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और वो कमाने पड़ते हैं। इसलिए जो कमा कर लाता है इज्जत तो उसे ही मिलेगी। रचना समझ गई थी कि इस घर में उसकी कद्र करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए उसने किसी से भी उम्मीद करना बंद कर दिया था। भाभी, गुड्डू के नंबर कम आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसकी ट्यूशन चेंज कर देनी चाहिए। शायद इस टीचर का पढ़ाया उसे समझ में नहीं आ रहा। अरे रचना, अब तुम मुझे सलाह दोगी कि बच्चों को ट्यूशन कौन पढ़ाएगा कौन नहीं? बच्चों के सिलेबस के बारे में तुम्हें पता ही क्या है? कभी बुक खोलकर देखी है उनकी? तुम एक काम करो, तुम ना अपना खाना बनाओ, क्योंकि वो काम तुम बहुत अच्छे से कर लेती हो। बाकी के काम देखने के लिए मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आज तक तो बस मम्मी जी और सूरज जी मुझे खाना बनाने के लिए ताना मारते थे, लेकिन अब तो भाभी भी उनकी देखा देखी में मुझे बातें सुनाने लगी है। बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सहन करूंगी। मुझे भी खुद को साबित करके दिखाना होगा। लेकिन ऐसा क्या करूं कि मैं भी 4 पैसे कमा सकूं, मुझे भी घर में इज्जत और सम्मान मिल सके।
क्यों ना मैं अपनी कुकिंग की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालूं, शायद लोगों को पसंद आने लगे। अगले ही दिन सबके ऑफिस जाने के बाद अकेले में रचना किचन में अपने मोबाइल से खाना बनाते हुए अपने वीडियो शूट करके उन्हें सोशल मीडिया पर डालने लगती है। अरे वाह, मेरी वीडियो पर तो बहुत सारे व्यूज आने लगे हैं और मेरी रेसिपीज भी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। कमेंट में लोग बार बार यही कहते हैं, इतना लजीज खाना खाने के लिए वो पैसे भी देने को तैयार है। अगर मैं सचमुच अपना बनाया खाना सेल करने लगूं तो शायद कुछ कमाई भी हो सकती है। कुछ देर सोचने के बाद रचना वीडियो में अपना मोबाइल नंबर जोड़ देती है। मैडम, क्या सचमुच में आपके हाथ का बना खाना मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आपको मेरे घर से आकर ले जाना होगा। मैं होम डिलीवरी नहीं करवा सकती। कोई परेशानी नहीं, मैं आपके घर के पास ही रहती हूँ। मैं आधे घंटे में अपना ऑर्डर लेने के लिए आती हूँ। तब तक आप ना कढ़ाई पनीर और दाल मखनी पैक कर दीजिएगा। जी जी, बिल्कुल पैक कर देती हूँ। आप 40 मिनट के बाद आकर ले जा सकती हैं। रचना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे सचमुच आज अपना पहला ऑर्डर मिला था। उसने पूरे मन से ऑर्डर बनाकर रेडी किया और ग्राहक को देने के बाद पहली बार अपनी कमाई को अपने हाथों में महसूस किया। खाना कैसा बना है उसका रिव्यू आप मेरे वीडियो पर जरूर लिखना प्लीज, उससे मुझे हेल्प मिलेगी। आप चिंता मत करो, मैं खाना खाने के बाद इसका रिव्यू जरूर दूंगी। शुरू में रचना के पास कुछ गिने चुने ऑर्डर ही आ रहे थे। हर बार ऑर्डर को डिलीवर करते समय वो सबसे यही रिक्वेस्ट करती कि वो लोग उसके बने खाने का रिव्यू उसके चैनल पर जरूर लिखे। धीरे धीरे रचना के बने खाने के अच्छे रिव्यूज के कारण उसका नाम होने लगता है और उसके पास ऑर्डर्स की संख्या बढ़ने लगती है। कुछ दिनों के बाद, अरे ये क्या ड्रामा है? घर के बाहर ये लोग लाइन लगाकर क्यों खड़े हैं? मम्मी जी, मैंने घर से खाना बनाने का काम शुरू किया है। ये लोग अपने ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। पुष्पा, जल्दी जल्दी हाथ चलाना, बहुत लोग बाहर खड़े हुए हैं। कि पुष्पा घर की साफ सफाई छोड़कर यहाँ सब्जियां काट रही है और तूने मेरे किचन को ढाबा समझ रखा है क्या? अरे ये मेरा घर है, कोई 3rd क्लास हाईवे का ढाबा नहीं जिसके सामने लोग खाना लेने के लिए भीड़ लगाए। तुम्हारा काम है बस घर में सबके लिए खाना बनाना, वही करो। ये सब नाटक बंद करो। माफ कीजिएगा मम्मी जी, ये कोई नाटक नहीं है। आप ही तो हमेशा कहती थी ना, जाओ जाकर खाना बनाओ, क्योंकि आप लोगों को यही लगता था कि मैं बस खाना ही बना सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं सिर्फ खाना ही बना सकती हूँ तो क्यों ना मैं सच में खाना ही बनाना शुरू कर दूँ। उसके बाद मैंने अपने खाने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी मम्मी जी कि 3 महीने के अंदर मेरे चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मेरे खाने के एक एक वीडियो पर लाखों में व्यूज आते हैं और इस चैनल के थ्रू मुझे खाने के ऑर्डर भी मिलते हैं। आज मैं भी अपने खाना बनाने के टैलेंट के कारण पैसे कमा रही हूँ। पिछले 1 सप्ताह से तो हर रोज भीड़ बढ़ती जा रही है। मैंने सोच लिया है, अब चाहे जो भी हो जाए मैं पीछे मुड़कर नहीं देखने वाली। बड़ी आई आगे बढ़ने वाली, ये भी कोई काम है? पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अरे कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति की वाइफ घर से बनाकर छोले भटूरे और पनीर बेच रही है। कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। रुक, मैं अभी सूरज से बात करती हूँ, अब वही तेरी अकल ठिकाने लगाएगा। अरे मम्मी, इसमें बुराई क्या है? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बीवी इतनी टैलेंटेड है। मैं तो खुद अपनी जॉब से परेशान चल रहा हूँ। कब से मन में इच्छा थी कि नौकरी छोड़कर कुछ अपना काम शुरू करूं। मेरी पत्नी ने तो मेरा सपना सच कर दिया। अब तो मैंने सोच लिया है कि नीचे का पूरा फ्लोर रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करके हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाएंगे। अरे लक्ष्मी चलकर हमारे घर आ रही है, कोई बेवकूफ ही होगा ना जो उसे धुतकारेगा। मुझे माफ कर दो रचना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम आगे बढ़ो, मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। तू सच में नौकरी छोड़कर बहू के साथ ढाबा चलाएगा? अरे मम्मी, ये अकेले काम कर रही है तब भी दिन का 5,000 कमा रही है। हम प्रॉपर रेस्टोरेंट बनाकर स्टाफ लगाकर काम करेंगे ना तो दिन का 15,000 यूं कमा लेंगे। मुझे गर्व होगा रचना का हाथ बटाकर। कुछ ही दिनों में पति सूरज ने नौकरी छोड़कर रचना के साथ रेस्टोरेंट शुरू कर दिया था। अपने टैलेंट के दम पर रचना महीने के लाखों रुपए कमाने लगी थी। धीरे धीरे ससुराल में सबकी अकड़ ढीली हो गई थी। सूरज, अपने पास काफी कैश जमा हो गया है, आप कल ही जाकर इसे बैंक में जमा करवा देना। घर में इतना कैश रखना सही नहीं है। बहू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, फालतू बातों में दिमाग मत लगाया कर। तू बस जाकर खाना बना। मम्मी, सुबह से लेकर रात तक खाना ही तो बनाती रहती है और कितना खाना बनाएगी? अब बस भी करो अपना ये डायलॉग।
सूरज की बात सुनकर शशि शर्मिंदा हो जाती है और बाकी लोग हंसने लगते हैं। अरे बेटा, वो ना मुझे आदत हो गई है ना ये कहने की, तू बुरा मत मानना। हाँ, हे भगवान, 5 बज गए। मन तो कर रहा है 5 मिनट और सो लूँ। नहीं, 5 मिनट सो गई तो आधा घंटा निकलते ही दिखेगा। आज उनके ऑफिस की बहुत ज़रूरी मीटिंग भी है। हड़बड़ाकर सुमन उठती है और तैयार होकर फौरन रसोई में चली जाती है। जल्दी से इनका टिफ़िन बना लेती हूँ। दीदी तो लंच ब्रेक पर ही घर आती है, उनके लिए कॉर्नफ्लेक्स भिगो देती हूँ। पर नाश्ते में क्या बनाऊँ? भिंडी तो रात में सबने खाई है, अब और कुछ क्या बनाऊँ मैं? सुमन एक तरफ आलू उबलने चढ़ा देती है और दूसरी तरफ चाय बनाने लगती है। बहू, चाय लाना तो। सुमन फौरन चाय लेकर बाहर आती है। आप तो 8 बजे उठती है मम्मी जी, आज सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बहू, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और ये घुटने। बुढ़ापा बहुत ख़राब चीज़ है। अच्छों का गुरूर टूट जाता है बुढ़ापे में। आपका गुरूर मैं टूटने नहीं दूंगी माँ जी। आप आराम से चाय पीजिए, अभी लहसुन का तेल बना कर लाती हूँ और उससे आपके घुटनों की मालिश कर दूंगी। और सर के लिए ठंडा तेल। जैसे जैसे मेरी उंगली आपके सर पर घूमेंगी ना, वैसे वैसे दर्द धीमा पड़ता जाएगा। गैस के स्टोव पर सुमन लहसुन का तेल निकालने लगती है और दूसरी तरफ पोहे तैयार कर लेती है। चलिए माँ जी, आप अपने पैर दीजिए, अभी आपकी घुटनों की मालिश कर देती हूँ। सुमन अपनी सास की घुटनों में मालिश कर रही थी कि तभी अनु अपने कमरे से चीखती हुई बाहर आती है। जिंदगी में एक काम बोला था आपको, वो भी आपसे नहीं हुआ भाभी। मैंने आपको कहा था कि याद से मेरी इस शर्ट को आयरन करके रखना, मुझे आज ऑफिस में पहनना है। वो भी नहीं हुआ ना आपसे। अब ये मत कहिएगा कि दिमाग से निकल गया। अरे सुबह से ऐसा क्या कर रही हैं आप? मुझे याद है अनु दीदी, अब फिक्र मत कीजिए। ऑफिस जाने में अभी 1 घंटा बाकी है, मैं कर दूंगी तब तक आयरन। कर दूंगी क्या होता है भाभी, आपको करके रखना चाहिए था। करती क्या हो आप घर पर? बस ये खाना बनाना, कितना समय जाता है उसमें? अरे ये तो कोई काम वाली भी कर देगी। अभी ये तेल वेल छोड़ो और मेरा शर्ट आयरन कर दो जल्दी से। सुमन को अपनी ननद का काम करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि वो अपनी सास के काम में लगी हुई थी। अपनी आंखों के सामने सुमन को डांट सुनता देखने के बाद भी सुजाता उसका साइड नहीं लेती, उल्टा उसी को सुनाना शुरू कर देती है। अब मुझे क्या पता था बहू कि तुझे अनु ने दूसरा काम देकर रखा है, पर तुझे तो पता था ना। मैं कहाँ जा रही थी, मैं तो घर पर ही थी। पहले शर्ट प्रेस करना चाहिए था ना। बिल्कुल दिमाग नहीं है तुझे। अब ये कटोरी छोड़ और अनु का काम कर दे, बेचारे को ऑफिस के लिए देरी हो रही है। जी माँ जी। बेचारी सुजाता अपनी ननद को शर्ट आयरन करके देती है, फिर टिफ़िन और नाश्ता रेडी करके डाइनिंग टेबल पर लगाती है। वाह वाह वाह, आनंद आ गया भाई। क्या खाना बनाती हो तुम बहू, क्या खाना बनाती हो। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि उठती कब हो जो सभी के पसंद नापसंद का ध्यान रखकर इतना सारा नाश्ता बना लेती हो। खुद का भी ध्यान रखा करो बहू। वैसे खुद के लिए कुछ बनाया है कि नहीं? इन्हें तो ऐसे भी प्लेट में झूठा छोड़ने की आदत है पापा जी। इनकी प्लेट में जो सब्जी रहती है उसी से मैं रोटी खा लेती हूँ। मुझे अपने लिए कुछ खास बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपसे यही एक्सपेक्टेड था भाभी। कम आउट ऑफ द सेल भाभी, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। एनीवेज मैं नहीं कर रही हूँ मम्मी। यहाँ भाभी की तरह मैं आराम से खाना बनाकर रेस्ट तो नहीं कर सकती। ऑफिस है भाई, 2 मिनट कमर भी सीधी करना अलाउड नहीं है। ये कहकर अनु सुमित के साथ घर से निकल जाती है। पशुपति भी दुकान चला जाता है। सुमन पूरे घर में सभी का ख्याल रखती थी, सबकी छोटी बड़ी ज़रूरत को ध्यान में रखती थी, पर फिर भी उसके ससुराल में उसकी रत्ती भर भी कदर नहीं थी। बहू, आज रात को अच्छा सा खाना बनाना। सुमित की बुआ जी आ रही हैं, जीभ में बहुत स्वाद है उनके। ज़रा भी टेस्ट 19-20 हुआ ना तो भरी थाली छोड़ देती हैं। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं अच्छे से खाना बनाऊंगी। क्या क्या बनाना है बस ये बता दीजिए। तुम ना पुलाव दम आलू, ज़रा सा राजमा बूंदी रायता, एक मिक्स वेजिटेबल की सब्जी, इतना बना देना। फुलके तो तू बनाएगी, इतना कर ले। बाकी अनु और सुमित से पूछ लेना कि वो दोनों क्या खाएंगे। और हमारी फिक्र मत करना, मैं और तेरे पापा जी तो इसे खाने में खा लेंगे। और हाँ, क्वांटिटी अच्छी खासी बनाना, 5 लोग आ रहे हैं। जी मम्मी जी। रात को सुमित ऑफिस से वक्त से पहले ही लौट आता है और स्टेशन जाकर अपनी बुआ को रिसीव कर लेता है।
जरा झुकेगा तो कमर नहीं टूट जाएगी तेरी। जी बुआ जी। चल अब सामान उठा फटाफट। सुमित रेणुका के पूरे परिवार को लेकर अपने घर पहुंचता है। दरवाजे पर अपनी बुआ सास को देखते ही सबसे पहले सुमन उनके पैर छूती है। पहला शख्स है घर का जो सामने से मुझे देखते ही मेरे बिना बोले मेरा पैर छू रहा है, वरना इस घर में तो सबकी मति भ्रम ही है। मति भ्रम है तो ठीक हो जाएगी दीदी, अब तुम जो आ गई हो। कसम से दीदी, तुम्हें देखकर लगा कि माँ वापस आ गई। दरवाजे पर ही खड़ा रखेंगे क्या दीदी को? फिर दीदी कहेंगी पशुपति के घर गई थी, उसकी बीवी ने दरवाजे से ही भेज दिया मुझे। रेणुका कमरे में जाकर कुछ देर आराम करती है और उसके बाद सुमन सभी के लिए खाना टेबल पर परोसने लगती है। तभी दरवाजे से अनु ऑफिस से वापस लौटती है और अपना पर्स बाहर सोफे पर फेंक कर अंदर कमरे में चली जाती है। खाना परोसना छोड़कर सुमन अपनी ननद का पर्स उठाती है और फिर वापस आकर सभी को खाना परोसना शुरू करती है। तो ये चल रहा है यहाँ। कपड़े बदलकर अनु भी खाने की टेबल पर बैठ जाती है और सभी खाना शुरू करते हैं। इतना सब अकेले तूने बनाया बहू? जितना मैं सुजाता को जानती हूँ ये तो मुझे पता है कि उसने आलू तक छिलने में तेरी मदद नहीं की होगी। जब माँ जिंदा थी तभी भाभी ने हाथ हिलाया नहीं, तो अब क्या हाथ हिलाएगी? एक ही बात है ना बुआ जी, मैं काम करूँ या माँ जी। वैसे भी ना माँ जी की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती। तो तेरे घर में तेरी ननद भी तो है, पर जो अपना पर्स उठाकर नहीं रख सकती वो तेरी क्या ही मदद करेगी। ये बिल्कुल गलत बात कह दी आपने बुआ जी। जो ननद 25,000 रुपया कमाती है वो 5,000 लगाकर एक पर्स उठाने वाली और खाना बनाने वाली भी तो रख सकती है। भाभी का क्या है, एक तो एक पैसा घर पर लाती नहीं, उल्टा उनका पर्सनल खर्च भी भाई पर ही आता है। और इस सब के बाद दिन भर फ्री रहकर कोई 2-4 अच्छे डिशेस बना भी ले तो क्या ही हो जाता है बुआ जी। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो अनु तुम। अब बताओ बुआ जी, ना कोई डिग्री है सुमन के पास, ना ही ड्रेसिंग सेंस, कहीं बाहर इसे ले जा भी नहीं सकता मैं। तो घूम फिर कर बात पैसों की है तो तू भी कोई काम करना शुरू कर दे सुमन बहू। छोड़िए ना बुआ जी, ये बेकार की बात है। मुझे वैसे भी खाना बनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। और हमेशा की तरह इतनी मेहनत करने के बाद भी फिर से सुमन को ताने ही सुनने को मिलते हैं। रोज़ घर का माहौल कुछ ऐसा ही रहता। सुमन सभी के लिए खाना बनाती, घर का सारा काम करती और उसकी ननद और पति उसे 2 बातें सुनाकर चले जाते। फिर एक दिन उसकी बुआ सास का बेटा किचन में आता है। पिज्ज़ा बनाओगी भाभी? पिज्ज़ा खाने का बड़ा मन है मेरा। हाँ हाँ, जो भी बोलो। पिज़्ज़ा बर्गर पैटिस बनाओ। तुम हॉल में बैठो, मैं बनाती हूँ। किचन में बेकार में गर्मी में पसीज जाओगे तुम। आप तो रोज़ पसीज रही हो ना किचन में भाभी, और आपकी फ़िक्र भी कोई नहीं कर रहा, तो आप भी मेरी फ़िक्र मत करो। और मेरी बात सुनिए, खाना बना सकती हो ना आप, तो फिर देर किस बात की, क्लाउड किचन का काम शुरू कर दो। क्लाउड किचन क्या होता है? इससे आप अपने घर के किचन में ही खाना बनाकर डिलीवरी बॉय के हाथों उसे लोगों तक डिलीवर करवा सकती है। इसके लिए आपको पैसे लगाकर रेस्टोरेंट खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। और अब आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ, मैं तो घर से बाहर निकलती भी नहीं हूँ, तो कस्टमर कैसे बनाऊँगी? तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अरे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो डिलीवरी का काम करते हैं। मैं उस पर आपको रजिस्टर कर दूँगा। फिर जब लोग अलग अलग फूडिंग काउंटर्स का नाम सर्च करेंगे तो उसमें आपका भी नाम आएगा। तो डिलीवरी बहू कैसा रहेगा? कह तो नहीं सकता भाभी, पर आजकल ऑनलाइन दुनिया का ज़माना है, कब क्या वायरल हो जाए पता नहीं। हो सकता है ये रैंडम नाम चल जाए। अपनी आंखों के सामने आशा की ये उम्मीद देखकर सुमन बहुत खुश थी। वो रात को सभी को इस बारे में बताने की सोचती है, पर रात को तो कुछ और ही हो जाता है। कल मेरे ऑफिस में पार्टी है, सब अपने अपने पार्टनर के साथ आएंगे, पर मैं इस गवार को कहीं ले जा भी नहीं सकता। ऑब्वियसली भाभी को लेकर जाओगे तो तुम्हारी जो ऑफिस में बची कुची इज्जत है ना वो भी चली जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था भैया आप पढ़ी लिखी लड़की लाना। काश भाभी पढ़ी लिखी होती तो ये जो काम करती है ना घर में, उस काम के लिए हम एक नौकरानी रख लेते और भाभी के पैसे बच जाते तो तुम्हारी भी तो हेल्प हो जाती। आज पहली बार ये बात सुनते ही सुमन गुस्से में कहती है, मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी नहीं हुई तो मैं अनपढ़ गंवार हो गई। बड़ी डिग्री होने से ही कोई होशियार होता है क्या?
और चलो मैं हूँ अनपढ़ गंवार मान लिया, पर कौन था वो जिसने मेरी डिग्री पूरी नहीं होने दी? तुम ही थे ना सुमित? तुम पर ही भूत सवार था ना मेरी पढ़ाई छुड़वाने का। झूठ कह रही हूँ तो कह दीजिए। माँ जी, क्या आपने नहीं कहा था सुमित तेरी गर्लफ्रेंड के लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे, ज़्यादा पढ़ लिख गई, तुझसे आगे बढ़ गई तो एक दिन तुझे छोड़कर चली जाएगी। मेरे प्यार का प्रमाण मांगकर तुमने मेरी डिग्री पूरी नहीं होने दी और मुझे रसोई का काम सीखने को कहा। मैंने सब कुछ किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए सुमित, और तुम ही आज मुझे बाहर ले जाने से शर्माते हो। बाप रे बाप, सुन रहा है इसकी बोली? और कर लव मैरिज। पहले तो सुमन ज़रा डाउट में थी कि उसे क्लाउड किचन का काम शुरू करना चाहिए या नहीं, पर अपने घर वालों के इस बर्ताव से अगले दिन से ही वो काम शुरू कर देती है। करण जोमेटो स्विगी पर द डिलीवरी बहू नाम से अपनी भाभी का क्लाउड किचन रजिस्टर कर देता है और हो जाता है काम शुरू। अरे ये तो छोले भटूरे का ऑर्डर आया है, 30 मिनट के अंदर अंदर खाना डिलीवर करना है। पर इतना तो मैंने सोचा ही नहीं कि राशन भी मंगवाना चाहिए, चने तो है ही नहीं। आपने नहीं सोचा था, पर ये आपके प्यारे देवर ने सोच लिया था भाभी। डोंट वरी, मैंने सारा राशन लाकर पहले ही रख दिया है। अब जल्दी से खाना बनाओ, डिलीवरी बॉय खाना रिसीव करने आता ही होगा। करण भी सुमन के साथ छोले भटूरे बनाने में लग जाता है और दोनों मिलकर फटाफट खाना तैयार कर लेते हैं और सुमन अपना पहला ऑर्डर डिलीवर कर देती है, जो बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाता है और उस पर क्लाइंट की 5 स्टार रेटिंग भी आती है। भाभी, आपके खाने पर तो 5 स्टार रेटिंग मिली है, और देखिए एक और ऑर्डर आया है। इसी तरह काम चल गया ना भाभी, तो आपको फेमस होते देर नहीं लगेगी। मुझे घर का भी काम करना होता है करण, ये सब मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी। वैसे भी मेरे रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन तो तुमने ही किया था ना, तो किसका ऑर्डर कब रिसीव करना है कब नहीं, ये सारा काम तुम ही देखो। मैं करूँगी खाना बनाने का काम, और 50-50 की पार्टनरशिप पक्की रही। और दोनों देवर भाभी धड़ल्ले से अपनी इस द डिलीवरी बॉय बहू रेस्टोरेंट के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह ही सुमन रसोई का काम निपटा देती और उसके बाद दिन भर सिर्फ डिलीवरी के ऑर्डर्स का काम लेती। न जानी ये सारा नया क्या चोचले कर रही है भाभी। अब हमारी घर की बहू को बस यही करना बाकी रह गया था। मुझे बिना ये काम कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। टिफ़िन सर्विस जैसा नहीं लगता क्या? लोगों में बात फैल गई तो इज्जत जाएगी सो अलग। और तभी नोटों के बंडल गिनती हुई सुमन अपने कमरे से बाहर आती है और 20,000 अपनी सास के हाथ में रख देती है। घर के काम के लिए अब काम वाली तो आ ही जाएगी मम्मी जी। वैसे भी मैं तो बस घर पर खाना ही बनाती थी, वो तो कोई भी काम वाली कर लेगी। और बर्तन के लिए भी काम वाली रख देते हैं, क्योंकि मैं अपने बिजनेस में लग गई हूँ। वक्त नहीं मिलेगा ना मुझे। जितने ज़्यादा ऑर्डर्स पूरे करूँगी, रैंकिंग में मेरे रेस्टोरेंट का नाम उतना ही ऊपर आएगा, है कि नहीं करण? बिल्कुल, इनफैक्ट हम तो अगली बार डबल इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब बिलीव नहीं करोगे भैया, भाभी को कैटरिंग सर्विस से भी पिज्ज़ा डिलीवरी करने का ऑर्डर मिला है। मुझे तो लगता है कि हमें वर्कर्स भी रखने पड़ेंगे। अच्छा, तो कितने तक पहुंच गई है इनकम? मतलब ये 20,000 रुपये है ना? अरे नहीं भैया, हमारा जो एक्सपेंस हुआ है उसे हटाकर तो 1.5 लाख की कमाई हुई है। इसमें से 75,000 मैंने और भाभी ने बांट लिए, और उसमें से ही 20,000 भाभी ने मामी को दे दिए। ये तो बहुत अच्छा है। ये तो तुम मेरी सैलरी से भी ज़्यादा कमा रही हो। सही है, घर में पैसे आ रहे हैं, किचन का खर्चा तुम उठा लोगी तो वो बर्डन मेरे ऊपर से चला जाएगा। बहुत अच्छा, मेहनत करो भाई। अनु की सैलरी के 3 गुना पैसे सुमन ने कमा लिए थे, वो भी पहली बार में ही। अनु अपनी भाभी से बुरी तरह जल गई थी और उसने सोच लिया था कि वो सुमन को फिर से सभी के सामने नीचा दिखा कर रहेगी। बहुत तेज़ बन रही है ना भाभी। उनका काम चौपट नहीं किया तो मेरा नाम भी अनु नहीं। और अगले दिन ही अनु डिलीवरी बॉय को 2,000 पकड़ाते हुए कहती है, ये पकड़ो 2,000। काम समझ गए ना? जी मैडम, समझ गया। द डिलीवरी बहू रेस्टोरेंट से जो भी ऑर्डर पिक करूँगा उसमें रास्ते में या तो नमक या चीनी या कंकर, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ डाल दूंगा जिससे कस्टमर वहाँ की सर्विस लेना बंद कर दे। और डिलीवरी बॉय बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसके कारण सुमन का बहुत ही अच्छा चलता काम अचानक ही ठप पड़ जाता है। अब क्या होगा करण? कितनी मुश्किलों से मेरे ससुराल में मेरी इज्जत बनी थी, सब खराब हो गया करण। खाना तो आप जब बनाते हो उसके बाद मैं पूरी तरह टेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ, और उसके बाद ही डिलीवरी के लिए भेजता हूँ। तो गड़बड़ हो कहाँ रही है?
कहीं डिलीवरी। अपने काम को बचाने के लिए अगर ये भी करना पड़े तो सुमन ये भी करेगी। जिस भी कस्टमर को खाना पसंद नहीं आया है उन सब का पैसा रिफंड कर दो। और अगले ही दिन से सुमन खाना बनाने के बाद खुद ही डिलीवरी करने सड़कों पर निकल जाती है। और जैसे ही डिलीवरी का काम सुमन उठा लेती है, खाना अपने आप सही से कस्टमर तक पहुंचने लगता है। एक पहली कुक जो खुद सड़कों पर फूड डिलीवर कर रही थी, और ऐसा कुछ हो तो सोशल मीडिया का सेंसेशन तो बनना ही था। सुमन सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो जाती है और साथ ही साथ उसका रेस्टोरेंट भी। मतलब ये सब कुछ डिलीवरी बॉय ही कर रहा था। भाभी, मैंने कंप्लेंट डाली है, पुलिस स्टेशन में जांच होगी, तब पता चल जाएगा कि बीच में लफड़ा कौन कर रहा था। ज़रूर हमारी कोई राइवलरी पार्टी होगी। इसी तरह दिन निकलते जाते हैं और सुमन की कमाई 2 गुनी 4 गुनी होती जाती है। और ये देखकर अनु जलती रहती। एक रात फ्रिज में रखे हुए डोसे के बैटर में वो ग्लू मिलाने लगती है, जो इत्तेफाक से सुजाता देख लेती है। अरे नास पीटी, घर का भेदी लंका ढाए ये तू ही है। निकल मेरे घर से, अभी क्या अभी निकल। अपने मायके में 2 पैसे आते देखना तुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। 25,000 कमाती है ना तू, जा अपना दूसरा घर बसा ले, निकल यहाँ से। सुजाता के चीखने की आवाज़ सुनकर सभी फौरन बाहर आते हैं और अनु का ये दूसरा चेहरा सभी के सामने आ जाता है। सुमित, इसकी पढ़ाई छुड़वा और नौकरी भी नहीं करेगी ये। बिठा इसे घर पर और 2 महीने के अंदर अंदर विदा कर दे। इसमें इसकी गलती नहीं है मम्मी जी, और जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ हो। अनु के इतना कुछ करने के बाद भी सुमन उसका बुरा नहीं सोचती। ये देखकर अनु फूट फूट कर रोने लगती है। ये डिलीवरी वाला फ्रॉड भी मैंने ही किया था भाभी। कोई बात नहीं अनु, देख तूने मेरा बुरा करना चाहा, पर उस इंसिडेंट के बाद मैं और फेमस हो गई। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। बड़ा दिल रखकर इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार मुझसे दया की उम्मीद मत रखना। और इस दिन के बाद से अनु की अकल ठिकाने लग जाती है और सुमन को अपना वो खोया सम्मान अपने ससुराल में फिर से मिल जाता है। आइए आज आपको ले चलते हैं प्रिया के ससुराल। बनारस की गलियों को लांघते हुए हम पहुंचते हैं मोहनवाड़ा, जहां प्रिया के ससुराल वालों को पहचानना बड़ा आसान था। प्रिया का घर एकमात्र ऐसा घर था जिसमें हर रोज 2 घंटे की रेसलिंग मैच चलती थी। बस ऑपोजिशन बदलते रहते थे और आज ऑपोजिशन में था विमला का परिवार। पिछले 1 घंटे से प्रिया की सास और ननद की लड़ाई उनके पड़ोसियों से हो रही थी। निकाल दी इस लड़की को प्रेमला। ये तेरे घर रही तो जैसे तेरे रिश्तेदारों से तेरे रिश्ते बिगड़े हैं ना, वैसे ही पड़ोसियों से भी बिगड़ जाएंगे। ऐसे भी पूरे वाड़े में 1-2 घर के लोगों को छोड़कर कोई तुझसे बात करना नहीं चाहता। ओ हथनी आंटी, ये ज्ञान का पौधा अपने आंगन में लगाओ, इधर नहीं। देख देख जुबान देख इसकी नेहा। तू इसे अपनी दोस्त कहती थी, कैसे इसने तेरी होने वाली सास के कान भरे। होता होता रिश्ता टूट गया। अब कहाँ से मिलेगा सरकारी नौकरी वाला लड़का, बता। दोष तो तुम्हारी बेटी में है, मेरी बेटी को कुछ बोलने की जरूरत मत करना विमला। तेरी होने वाली समझन सामने से ही पूछने आई थी हमसे कि नेहा बोली चाली में कैसी है, तो इसने कह दिया कि बोली में ऐसी है कि उससे कोई बोलता ही नहीं। और चाल तो ऐसी चलती है कि 1 कदम चलती है तो 40 लड़के पीछे चल देते हैं। अब इस पे क्या गलत बोला मेरी बेटी ने, बता तो। ये सुनते ही पीछे खड़ी प्रिया अपना सर पीट लेती है। मम्मी जी, दीदी अंदर चलिए, बहुत देर हो गई, पापा जी आते ही होंगे। अगर उन्होंने देख लिया तो एक और युद्ध शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ प्रिया, ले जा इनको अंदर। एक तू ही तो है इनके घर में जिसको समझ है, वरना ये दोनों तो सब्जी बेचने वालियों की कैटेगरी में आती है। हमारी कैटेगरी बेटर है भाभी। और किसी तरह प्रिया अपनी ननद और सास को घर ले आती है। हो गया भाभी, लूट ली वाहवाही। देख लो मम्मी, इनको तो सब हमारे अगेंस्ट ही करना है। अरे क्यों प्रिया, 2 साल हो गए तेरी शादी को, पर अब तक तो इस घर के नियम नहीं समझ पाई। जब भी किसी से हमारी लड़ाई होती है तो हमें ही हमेशा क्यों शांत करने लग जाती है। तो ये था प्रिया का ससुराल, जहाँ पर कुछ ना बोलने पर भी प्रिया की क्लास भरपूर लगती थी। और लगती भी कैसे ना, जिसकी ननद बड़ी सी सुई की तरह हो, वो तो वक्त वक्त पर चुभेगी ही ना। रोज़ की तरह सब कुछ शांत करने के बाद प्रिया अकेले ही किचन में जाती है और सभी के लिए खाना बनाकर बाहर ले आती है। अकेले घर का सारा काम करती हो तुम बहू,
फिर ये 3-3 सब्जियां बनाने की क्या ज़रूरत थी? एक सब्जी ही काफ़ी थी। वो पापा जी, दीदी कह रही थी 3 सब्जियां बनाने को, शायद उनका मन होगा तो मैंने बना दिया। भाभी से 3 सब्जियां बनवा रही थी तो उनमें से एक सब्जी तू ही बना लेती, तेरा भी हाथ साफ हो जाता। क्या पापा, भाभी का नाम आते ही आप तो मुझे ही ताने देने लगते हो। किसी दुश्मनी के कारण भाभी से इतना काम थोड़ी ही करवाया मैंने। वो क्या है ना, आजकल भाभी की चर्बी चढ़ने लगी थी, तो इससे पहले वो जिम जाने का सोचे और जिम का कोई इक्विपमेंट उनके ऊपर गिर जाए, उससे पहले ही मैंने उन्हें 3 सब्जी बनाने को कह दिया। अब ज़्यादा काम करेगी तो चर्बी खुद ही घट जाएगी ना। बिन पैसे के घर पर ही वेट लॉस हो जाएगा। भाभी के लिए इतना सोचकर गलती कर दी क्या मैंने मम्मी? अरे तुझे तो अपने मायके में ही सास मिल रखी है अपने बाप के रूप में, अब क्या ही बोलूं बेटा। सब अलग ही नौटंकी है इस घर में। अपनी ननद से परेशान एक लड़की या तो अपनी माँ को फ़ोन करती है या अपनी सहेली को, और इसी तरह अपना दुखड़ा रोने के लिए प्रिया अपनी एक सहेली रेणुका को कॉल करती है। शादी को 2 साल हो गए पर प्राइवेसी का नामो निशान नहीं है इस घर में। अरे क्या बताऊँ यार, पहले 2-4 गेस्ट आते थे तो उसी के बहाने घर का माहौल थोड़ा ठंडा रहता था, पर मेरी ननद, उससे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कहीं कोई मेरी एक आध तारीफ़ कर देता तो मेरी ननद तो उस पर ऐसे चढ़ जाती थी कि क्या बताऊँ। और फिर वही कलेश और हंगामा। अब तो ऐसी हालत है कि कोई भी रिश्तेदार हमारे घर नहीं आना चाहता। अरे तू तो बड़े से मोहल्ले में रहती है, कितने सारे घर है वहाँ आसपास, कोई फ्रेंड बना ले। फ्रेंड का तो नाम ही मत ले रेणुका। मेरे घर के पास रहती है एक लड़की नेहा, बहुत अच्छी लड़की है। बस परसों मेरी ननद ने मुझे उससे बात करते देख लिया और ऐसी क्लास लगाई उस लड़की की कि भगवान, बताओ, होती होती शादी कटवा दी उसकी। ऊपर से मेरी सास मेरी ननद की भक्त। अरे क्या करूं मैं? फिर तो तू एक बच्चा ही कर ले। जैसे ही तो अपनी सास की गोद में एक नन्हा मेहमान रख देगी ना, अपने आप तेरी सास तेरे आगे पीछे घूमने लगेगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और इसी बहाने काम से भी छुट्टी हो जाएगी और प्रेगनेंसी के दौरान कोई ज़्यादा मुझसे काम भी नहीं करवा पाएगा। और बच्चा होने के बाद तो काफ़ी दिन तक किचन में जाने ही नहीं दिया जाता। ये सही रहेगा। 1 साल बाद प्रिया को बच्चा हो जाता है। अपने कमरे में बैठी प्रिया अपने बच्चे को गोद में खिला रही थी, तभी निव्या उसके कमरे में आती है। अभी तो बाबू सो रहा था, लगता है बाबू को आप जानबूझकर जगा देती है भाभी, ताकि आपको काम ना करना पड़े। शायद ही कोई ऐसी माँ होगी दीदी जो अपने सोए हुए बच्चे को जानबूझकर चूटी काट कर उठाए ताकि उसका बच्चा 4 घंटे रोए, वो भी सिर्फ काम से बचने के लिए। नहीं दीदी, भले पिछले 3 सालों से मैं आपके साथ रह रही हूँ, पर इतनी तेज़ तो अभी मैं नहीं हुई हूँ। और वैसे भी बच्चा होने के बाद रसोई में फिर से जाने के लिए जो रस्में पूरी करनी होती है वो तो हुई नहीं है, तो किचन में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता दीदी। काम ना करने के 100 बहाने हैं भाभी, रसोई का नहीं तो बाहर का काम तो हो ही सकता है। वैसे मेरा कमरा ज़रा गंदा हो गया है, साफ़ कर दीजिएगा। निव्या प्रिया को इतने में कहाँ छोड़ने वाली थी। वो उड़ती हुई अपनी माँ के कमरे में जाती है और अपनी माँ के कान भरना शुरू कर देती है। पहली औरत नहीं है मम्मी तुम्हारी बहू जो माँ बनी है। जब देखो बाबू को खिलाने के बहाने काम चोरी करती रहती है। 2 महीने का तो हो गया बाबू, और कितने दिन आराम करवाओगी अपनी बहू से? अरे 40 दिन तो छोड़ने ही पड़ते ना बेटा, उसके बाद ही नियम करके बहू को रसोई में भेजा जा सकता है। पहले ही रसोई में घुसा दिया तो वापस से कोई ना कोई माहौल से ताने मारने आ जाएगा। तेरी भाभी की हितैषियों की कमी थोड़ी ना है। 40 दिन क्या 60 दिन हो गए, हो गया आराम। अब कल ही नियम करो और घुसा दो रसोई में भाभी को, वरना अकेले कमरे में बैठे बैठे उनके दिमाग में खुराफात आने लगेगी। अब तो बेटा भी हो गया है, तुम्हारे बेटे को लेकर उड़ती दिखेगी तुम्हारी बहू। और निव्या अपनी माँ की इतने कान भर देती है कि अगले ही दिन प्रेमला सारे नियम करवा कर अपनी बहू को चूड़ा पहनाकर वापस से रसोई में भेज देती है। चल बहू, अब इस घड़े को भर दे, उसके बाद तेरा हाथ शुद्ध हो जाएगा और तू रसोई में काम कर सकेगी। क्या यार रेणुका, ये कैसा आइडिया दिया तूने? 2-4 दिन का आराम ठीक से मिला भी नहीं कि वापस से रसोई में भेज दिया गया मुझे। और अब प्रिया के साथ वापस से वही सब शुरू हो जाता है जो पहले होता था। खाना बनाने के बाद जैसे ही प्रिया कमरे में आकर ज़रा सा लेटती है कि निव्या प्रमिला को लेकर अपनी भाभी के कमरे में पहुंच जाती है। ये देखिए मम्मी, एसी ऑन करके सो रही है भाभी, फिर कहेंगी मेरे बदन में दर्द हो जाता है। ये सब काम के कारण नहीं होता भाभी। अरे क्या बहू,
अब फिर से अगर हमने तुझे एसी ऑन नहीं करने दिया तो तू जाकर मोहल्ले वालों को बताएगी और 1-2 घरों में जो हमारी बातचीत चालू है ना वो भी बंद हो जाएगी। और इस बार अपनी ननद और सास से परेशान होकर प्रिया अपनी माँ को कॉल लगाती है। जॉब नहीं लग रही, शादी कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शादी हो गई तो ननद सर पर नाच रही है, बच्चा कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब तो बच्चा भी कर लिया, ननद अभी भी नाच रही है, मम्मी अब क्या करूं? इससे तो अच्छा मैं किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर लेती। बॉस कितनी गालियां देता, 2-4 ही ना, यहाँ तो हर वक्त गालियां सुननी पड़ती है। नहीं नहीं बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारती। जीवन तो एक जंग है। एक काम कर, अपनी ननद की शादी करवा दे। शादी के बाद उसके ससुराल वाले कितने ही दिन उसे मायके आने देंगे, और हाथ लगते ही अगर उसे बच्चा हो गया तो और अच्छा। खुद का बच्चा हो जाएगा तो तेरा दर्द समझ में आएगा उसे। अरे वाह मम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और बेचारी प्रिया अपनी ननद की शादी करवाने में लग जाती है और जैसा प्रिया चाहती थी वैसा ही होता है। कुछ दिनों बाद निव्या को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और वो इस खुशखबरी को देने के लिए सबसे पहला फ़ोन अपनी भाभी को ही मिलाती है। हे भगवान, इस बला का फ़ोन क्यों आ गया? हेलो भाभी, इतनी देर क्यों लगा दी फ़ोन उठाने में? सो रही थी क्या आप? खैर छोड़िए, मैंने आपको ना गुड न्यूज़ देने के लिए फ़ोन किया है। मैं माँ बनने वाली हूँ। अब बाबू के पास एक छोटा भाई या बहन आने वाला है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ दीदी। अब आपको पता चलेगा कि माँ बनने का सुख क्या होता है। अब आपको पता चलेगा कि बच्चा संभालना एक देश को संभालने जितना मुश्किल काम है। पहला बच्चा तो मायके में ही करना सही रहता है ना भाभी? अरे ना 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 ना, बिल्कुल नहीं दीदी, और वो भी तब जब मायके में अभी 2-3 साल का पहले ही कोई बच्चा हुआ हो। अच्छा सुगन थोड़ी ना होता है। अब मुझे ही देख लीजिए कैसे मैंने अपना बच्चा ससुराल में किया और बाबू कितना हृष्ट पुष्ट हुआ है। मायके में तो पहला बच्चा करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और इस तरह प्रिया को लगता है कि वो बच गई, पर ऐसा नहीं होता। माँ बनते ही निव्या अपने छोटे से बच्चे को लेकर पहुँच जाती है मायके। आराम से टीवी देखती हुई प्रिया खाना खा रही थी कि तभी दरवाजे से उसे एक आवाज़ आती है। आ गए हम मामी के पास। देखो मम्मी कैसे चुप हो गया, मानो मामी के पास आने के लिए ही रो रहा था। दीदी आप? हाँ भाभी मैं। लीजिए भाभी, अब आप ही संभालिए इसे, तब तक मैं मम्मी और बाकी सबसे मिल लेती हूँ। और प्रिया के हाथ से खाने की प्लेट लेकर निव्या अपने छोटे से बच्चे को उसके हाथ में रखकर अपनी माँ के पास चली जाती है। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा था। बच्चा होने के बाद पहली बार आई हो तुम, क्यों ना आज मूवी पर चला जाए? क्यों निव्या? बिल्कुल सही कहा भैया, तो आज रात को मूवी का प्लान रखते हैं। और प्रिया का पूरा ससुराल मूवी देखने चला जाता है। मूवी थिएटर में सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। मूवी बस स्टार्ट ही होती है कि निव्या का बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। हाय, ये फिर शुरू हो गया। अरे चुप करवा निव्या बच्चे को, देख तो कैसा बेचारा फूट फूट कर रो रहा है। मैं क्या करूं मम्मी, मुझसे शान नहीं होता ये। ससुराल में ना मेरी सास ही से संभालती थी, अब आप ही संभालो इसे। अरे मैं इसे संभालूंगी तो पिक्चर कैसे देखूंगी? अरे भाई कोई बच्चे को बाहर ले जाओ, सब हमारी ओर देख रहे हैं। बच्चे के रोने के कारण सभी को डिस्टर्बेंस हो रही है। बच्चा संभलता नहीं है तो लेकर क्यों आते हो? बच्चा भी पैदा करना और पिक्चर भी देखना है इनको। निव्या अपने बच्चे को लेकर उठती है और प्रिया की चेयर के पास जाकर कहती है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ भाभी, ये चुप नहीं होगा। देखा नहीं, सुबह आपको देखकर कैसे चुप हो गया था। आप इसे लेकर 5 मिनट बाहर घुमा कर ले आओ ना, फिर आकर मूवी देख लेना। वैसे भी 15 मिनट तो एडवर्टीजमेंट चलती है। एक बार ये सो जाए फिर 2 घंटे तक उठेगा नहीं। हाँ। और प्रिया के हाथ से पॉपकॉर्न का डिब्बा लेकर निव्या उसे अपना बच्चा पकड़ा देती है और आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर निव्या पॉपकॉर्न के साथ मूवी एंजॉय करने लगती है। बेचारी प्रिया को मूवी छोड़कर लॉन में जाकर बच्चे को संभालना पड़ता है। कितने दिनों के बाद आज मूवी का प्लान बना था और दीदी ने यहाँ भी मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। आधे घंटे से तो इसे चुप करवा रही हूँ पर यह बच्चा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मूवी देखकर मैं करूँगी भी क्या? स्टोरी लाइन भी समझ में नहीं आएगी। क्या बेटा, तुझे भी परेशान करने के लिए मामी ही मिली? अगली दोपहर प्रिया छत पर कपड़े सुखा रही थी कि नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना हो गया, कपड़े भी हो गए। अब इन कपड़ों को सूखने में 2 घंटे तो लगेंगे, तब तक आराम कर लेती हूँ। ये सोचकर प्रिया खुशी खुशी कपड़े की बाल्टी लेकर छत से नीचे उतर रही थी कि तभी निव्या उसे ढूंढती हुई वहाँ आती है। बताओ, यहाँ हो आप भाभी? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको।
आप तो बाबू के लिए डायपर रखती होंगी ना, मुझे दे दो ना एक। वो क्या है ना, मैं गलती से डायपर लाना ही भूल गई। और हाँ, दूध की बोतल भी निकाल देना। अरे पर इतने छोटे से बच्चे को दूध की बोतल से आप दूध क्यों पिलाओगे दीदी? उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और वैसे भी माँ जब सामने हो तो बच्चे को बोतल से दूध क्यों पिलाना? कहीं आप मुन्ने को यहीं छोड़कर ससुराल तो नहीं जा रही? बस बस भाभी, आप तो ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई। और सामने कहाँ हूँ भाभी? बाज़ार जा रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, बाज़ार जा रही हो। हाँ, पब्लिक प्लेस में फीडिंग करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैं अभी बोतल और डायपर निकाल देती हूँ। बाहर बच्चे ने अगर पोटी वोटी कर भी दी तो तकलीफ़ ना होगी। नहीं नहीं भाभी, आप समझी नहीं, पॉटी तो उससे कर दी है। आप न्यू डायपर ले जाकर उसके डायपर बदल दीजिए, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, मुझे मार्केट जाना है। अब इतने दिनों के बाद आई हूँ तो अपनी 2-4 सहेलियों से मिलाती हूँ। अब इसे भी साथ लेकर जाऊँगी तो इतने सारे लोगों को देखकर घबरा जाएगा ना ये, इसलिए दूध की बोतल मांग रही थी। आप इसे ना दूध पिला दीजिएगा जब इसे भूख लगी तो। और हाँ, दूध में ना उंगली डालकर देख लेना, ज़्यादा गर्म ना हो, कहीं दूध से इसका मुँह जल ना जाए। बच्चे का मुंह क्या जलेगा, मेरा तो कलेजा जल गया। ननद की शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, ननद को बच्चा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पर जब से निव्या की शादी हुई थी, प्रिया की तो बैंडी बज गई थी। अब प्रिया बहू के साथ एक आया का फ़र्ज़ भी निभा रही थी खाने के टेबल पर। ये क्या खाना बनाया है भाभी आपने? नई नई माँ बनी हूँ मैं, मुझे अगर अच्छा पौष्टिक खाना नहीं मिलेगा तो तंदुरुस्ती कैसे आएगी मुझ में? मेरा बच्चा दूध पीता है मेरा। निव्या ठीक कह रही है बहू, अब जो वो कहती है वही बना दिया कर, ठीक है ना बेटा? अभी तो आपको खाने में देर है ना भाभी, जब तक सब खा रहे हैं आप मेरे लिए कुछ और बना दो। और हाँ, दाल ना याद से बना देना, बच्चे को अभी से दाल का पानी दूंगी तो इसके शरीर को अनाज की आदत रहेगी। रसोई में काम करती हुई प्रिया इस बार ठान लेती है कि बस अब वो और अत्याचार नहीं सहेगी। बस अब बहुत हुआ, इस प्रॉब्लम का इलाज ना मम्मी कर पाएगी ना रेणुका। अब तो हुक्म का इक्का यानी पापा जी ही काम आएंगे। इन दोनों माँ बेटी की पोल पापा जी के सामने नहीं खोली तो मैं भी प्रिया नहीं। सुबह के 6:30 बजे प्रिया अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक ही उसे ज़ोर ज़ोर से किसी के लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। प्रिया इसके पहले कुछ समझ पाती, निव्या उसके कमरे में अपने बच्चे को लेकर आती है। इसे ज़रा संभालिए भाभी, उस ममता की ना ज़बान बहुत लंबी हो गई है। मम्मी उसे ठीक कर रही है, मैं भी जाती हूँ मम्मी के सपोर्ट में। और पापा जी, उन्हें पता चल गया तो? पापा जी और भैया तो पहले ही बाहर लड़ाई का मोर्चा संभाले हुए हैं, मैं तो बस सपोर्ट के लिए जा रही हूँ। ये सुनते ही प्रिया के तो तोते उड़ जाते हैं। सब कुछ पहले की तरह हो गया था, क्या कहे, उससे भी बदतर, क्योंकि प्रिया का एकमात्र सहारा उसका ससुर भी अब उसकी ननद की टीम में हो चुका था। प्रिया कर भी क्या सकती थी, वही ससुराल और वही ननद और साथ में ननद का बच्चा भी।